हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है तान्या और आज हम बात करने वाले हैं एचटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये मेरा एचटेट का फर्स्ट अटैम्प्ट था और ये क्लियर हो चुका है। मेरे एचटेट के एग्ज़ाम में अराउंड 120 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, जो कि अभी आंसर की आई थी उससे मैंने टैली करके देखा और मेरा बायोमेट्रिक भी हो चुका है। तो जिन बच्चों का एचटेट क्लियर नहीं हो पाया है उनके लिए थोड़ी सी मैं एक हेल्प करने की कोशिश करना चाहती हूँ। किस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की और कितना टाइम किस पोर्शन को देना चाहिए था और क्या राइट स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दूँ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम एचटेट देने वाले हैं, जिन्हें नहीं पता है इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी लेवल एग्ज़ाम की, तो उसके अंदर हमारा जो एग्ज़ाम है डिवाइडेड होता है एक कॉमन पार्ट में और बाकी आपके सब्जेक्ट में। तो जैसे कि हमें पता है 150 मार्क्स का और 150 ही क्वेश्चंस होते हैं एचटेट के एग्ज़ाम में, जिनमें से 90 मार्क्स का कॉमन पोर्शन है जो कि टीजीटी और पीजीटी ग्रेड दोनों में सेम रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, जो कि आता है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का। फिर आता है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन, जिसको हम पार्ट 2 यानी कि लैंग्वेज सेक्शन बोलते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, 15 ऑफ हिंदी और 15 ऑफ इंग्लिश। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड सेक्शन, जो कि आता है हमारा एबिलिटी एंड जीके से रिलेटेड, जिसमें हमारी एबिलिटी यानी कि क्वांट्स जो होता है हमारा, और दूसरा रीजनिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। उसके बाद 10 क्वेश्चंस हमारे हरियाणा जीके से रिलेटेड रहते हैं। तो ये इन टोटल हमारे पास 90 मार्क्स का रह जाता है कॉमन पोर्शन। अब बाकी जो 60 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करेंगे। अगर आपका जो सब्जेक्ट है साइंस है तो साइंस के, मैथ्स है तो मैथ्स के, इसी तरीके से ये वैरी करेंगे और पीजीटी ग्रेड में भी उसी तरीके से 60 मार्क्स का आपका वो पोर्शन आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कॉमन पोर्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहते हैं, तो सीडीपी की बात करेंगे। देखिए, जो बिल्कुल ही बिगनर है या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पर उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको एक राइट गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं, अभी आप बीएड में एनरोल्ड हैं या आप घर पर रहते हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर बहुत सारी सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट्स हैं, जिसमें हर एक टॉपिक अच्छे से समझाया गया है। तो मैं कहूँगी कि आप उन्हें देखिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जो या तो कम टाइम है जिनके पास, और या फिर जिनको लगता है कि उनके सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है और वो सीडीपी में अगर ठीक ठाक नंबर भी लेकर के आएंगे तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आप एंड तक बने रहिए और देखिए कि आप किस कैटेगरी में लाई करेंगे और उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी अपनाइएगा। तो देखिए, क्योंकि मैं सेकंड कैटेगरी में लाई कर रही थी, तो सीडीपी की मैंने सिर्फ 1 शॉट वीडियोस देखी थी। जी हाँ, यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिनके मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैनल्स बता दूँगी कौन कौन से यहाँ पर अच्छे टीचर्स हैं जो कि सच में कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि 100% आपके यूज़फुल होगा। तो सीडीपी में मैंने सिर्फ 1 शॉट वीडियोस देखी थी, 2 लोगों की देखी थी, और उसी से ही मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम जो दिया था उसमें मेरे सीडीपी में 23 के आसपास जो है मार्क्स आंसर की के हिसाब से बन रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ कम ज़्यादा अभी हो सकते हैं जब तक कि स्कोर कार्ड नहीं आ जाता। तो 23 आउट ऑफ 30 एक सही गुड नंबर है अगर आपके बाकी चीज़ों में मार्क्स बन जाते हैं तो। लेकिन वही बात है, अगर आपके मार्क्स नहीं बन पाते हैं तो आपको इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, प्लेलिस्ट्स जो कि बनी हुई हैं। और दूसरा अब मैं बताना चाहूँगी आपको पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज़ हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी आपके लिए तो इतना टफ नहीं रहने वाला, लेकिन जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है उनके लिए हिंदी एक ट्रिकी पोर्शन रह सकता है।
मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि 15 क्वेश्चंस जो उसमें आए थे उसमें से हार्डली मेरे 8 to 9 क्वेश्चंस जो हैं सही बने होंगे। और उसकी मैं स्ट्रैटेजी देना चाहूँगी आपको कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप चाहते हैं कि आपके हिंदी में स्कोर हो जाए तो वो थोड़ा टफ होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। चाहे आप कितना भी कर लें, क्योंकि एचटेट में हिंदी अच्छी लेवल की आती है, ईजी नहीं होती है ज़्यादा। सबसे पहले आता है आपका अनसीन पैसेज, जो कि आपके मार्क्स आपको देकर के जाएगा। वहीं आंसर मिलेगा, तो वो हम बचपन से करते आए हैं। अनसीन पैसेज जो होते हैं, अपठित गद्यांश, वो हमको वहाँ पर सॉल्व करने को मिलता है। उसमें आपके मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं पर्यायवाची से रिलेटेड या फिर समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब से रिलेटेड, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, नॉर्मल लेवल के नहीं होते हैं। तो उनके लिए मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपको 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक का ओवरव्यू ब्रीफ दे देते हैं और कुछ ऐसी ट्रिक बता देते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम में काम आएगी। अगर आप उसको डीप में पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका फिर भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना बने। तो बेटर ये रहेगा कि मैं आपको उन वीडियोस के लिंक दे दूँ या उन चैनल्स के बारे में बता दूँ जो आपको शॉर्ट में ट्रिक दे देते हैं। तो ये तो हो गई हिंदी की बात। दूसरा मैं बात करना चाहूँगी इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी इजी आता है। आपको अनसीन पैसेज मिलता है या अनसीन पोएम मिलती है जो कि इजी लेवल की होती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल चुकी होती हैं, जैसे कि कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे पर्सोनिफिकेशन हो गया या फिर मेटाफर हो गया, और आपको राइमिंग स्कीम का पता होना चाहिए, या फिर इस तरीके से रिलेटेड एलिट्रेशन हो गया, या इन तरीक़ों की जो भी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, सिमिली हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन पर क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा, आपकी वोकैबुलरी अगर ठीक ठाक है, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश का पोर्शन अच्छा जाएगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ। मैंने इंग्लिश की कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, पर क्योंकि स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से है तो मेरे 15 में से 13 क्वेश्चन सही हो गए थे और बाकी 2 भी सिली मिस्टेक्स की वजह से रह गए थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, जो उस कैटेगरी में लाई करते हैं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हुए हैं, तो उनको भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल ईजी आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए तो ये बोनस पॉइंट हो जाएगा कि आपकी हिंदी पहले से ही सही है और इंग्लिश सही लेवल की आती है, मतलब कि एवरेज से कम ही रहती है। तो आप उसको ज़्यादा घबराएं नहीं और बल्कि आप आसानी से उसे कर ले जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको ये गाइडेंस ज़रूर देना चाहूँगी कि आपको अनसीन पैसेजेस, अनसीन पोएम्स हर रोज़ थोड़े सॉल्व करने चाहिए। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं और उसमें जो भी इंग्लिश का पोर्शन आया है उसे सॉल्व करते चलें। तो ये तो हो गई हमारी इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 होता है एबिलिटी एंड जीके एंड अवेयरनेस। अब ये क्या है? देखिए, एबिलिटी का मतलब इसमें आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग। कोई भी बच्चा अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कर चुका है, किसी भी एग्ज़ाम की, क्योंकि इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में क्वांट्स और रीजनिंग का सेक्शन रहता ही रहता है, तो उन्हें मैं बता दूँ, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जहाँ भी जैसे भी उस चीज़ को पढ़ा था उसे थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए, ब्रशअप कर लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। लेवल सही रहता है, मॉडरेट से भी कम रहता है। और दूसरे बच्चे जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि आप अगर करके चले जाएंगे तो यकीन मानिए कि 20 मार्क्स में से आपके 18+ आ जाएंगे। ये मैं आपको लिख करके दे रही हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने देखा है चीज़ों को, तो इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। दूसरा रहेंगे आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो। फिर ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और उसके बाद आपका जो मेन मैंने देखा, ट्रायंगल्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं।
फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, तो देखिए रीजनिंग सेक्शन में मैंने देखा कि डायरेक्शन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, अरेंजमेंट से रिलेटेड, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रैंक वाइज उनको अरेंज करना हो, और नंबर सीरीज़ हो और एनालॉजी हो, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी मिरर इमेजेस या नॉन वर्बल जितनी भी सीरीज़ होती हैं उनके क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, तो जो आता है उसी पे फोकस कीजिएगा। तो बहुत ही लिमिटेड सा पोर्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसी को कर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये पार्ट क्लियर। तो अब लास्ट सेक्शन जो कि कॉमन पार्ट का है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है हरियाणा जीके। देखिए इस पार्ट की आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक ऐसी वन शॉट वीडियो मिली थी जिसमें मैंने सिर्फ ऊपर से आधी वीडियो भी नहीं देखी होगी, अभी 1/4 वीडियो ही देखी होगी, और उसको सिर्फ मैंने देखा और उसमें से ही मेरे 4 क्वेश्चंस बन गए। और कुछ हमें पहले भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहता है, क्योंकि अगर जो हरियाणा में ही रह रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा इजी रहेगा, पर हाँ बाहर के हैं तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि जिस वन शॉट वीडियो से मैं देख रही थी वहीं अगर आप उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उसी वीडियो से देखते हैं, तो 100% आपके वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एक ही वीडियो है और उसमें इतने अच्छे लेवल का कंटेंट दिया है कि वो 100% आपके यूज़फुल है। अगर मैं उसे पूरा करती तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे 10 में से कम 8 मार्क्स आ जाते हैं वहाँ से। पर हाँ, क्योंकि मेरे को और भी अपने पोर्शंस को ध्यान देना था और मेरा पीजीटी का भी एग्ज़ाम था, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी इस पोर्शन पर। तो ये बात हो गई हमारे कॉमन पोर्शन की, जो कि 90 मार्क्स का है। और इन 90 मार्क्स में से मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप उसे ठीक ठाक कर लेंगे, आप अगर अपनी सीडीपी अगर टाइम है तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अगर नहीं है तो आप सिर्फ वन शॉट वीडियोस अच्छे से बार बार रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने तो रिवाइज़ भी नहीं किया था। अगर आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, दिमाग में उन्हें रख लेते हैं, क्या थ्योरीज़ हैं उनके थोड़े से नोट्स बना लेते हैं, अदरवाइज़ उनकी ही पीडीएफ से जो टेलीग्राम पर मिलती हैं उन्हें आप देख लेते हैं बार बार। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा आप अपना ट्रिक्स याद रख लेते हैं हिंदी से रिलेटेड, और इंग्लिश की आपकी अगर कमांड अच्छी है। तीसरा, अगर आप ये जो मैंने टॉपिक्स क्वांट्स और रीजनिंग के बताए इनको, और अवेयरनेस जो जीके है उसमें अगर आप वन शॉट वीडियो की जो पीडीएफ है उसमें से आप अगर कर लेते हैं तो आपका 60 to 70 मार्क्स कहीं नहीं गया, आपका ये आराम से स्कोर हो जाएगा। आराम से, मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं, आराम से स्कोर हो जाएगा। और बाकी जो आपका बचेगा वो आपको अपने सब्जेक्ट से स्कोर करना पड़ेगा। अब मैं बात करना चाहूँगी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या रहनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है एग्ज़ाम टाइम में। तो देखिए, मेरे हिसाब से आपको अगर ये 90 मार्क्स का स्कोर करना है और 60 मार्क्स का आपका बाकी बचा हुआ है, चाहे आप टीजीटी ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको कम से कम जो है 1.5 घंटा बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपके सब्जेक्ट के लिए। अगर आप पीजीटी ग्रेड में हैं तो बिल्कुल ही बचाने की ज़रूरत है, और अगर आप टीजीटी ग्रेड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सफिशिएंट है इतना टाइम। तो यानी कि आपका जो 2.5 घंटे का टाइम है उसमें से आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप 1.5 घंटा बचा लें, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपका ये सब पोर्शन कवर होना चाहिए। जी हाँ, 1 घंटे के अंदर, क्योंकि पहली बात तो ये पेन एंड पेपर बेस्ड है, आपको वहाँ पर OMR भी फिल करनी है, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग है और अगर आपकी उस पर कमांड अच्छी है वो रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो सीडीपी है आपको, क्योंकि पेपर आपके सामने है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं पेन हाथ में ले करके और रीड करते हुए चलती थी, बिना कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना नर्वस हुए। वहाँ पर पेन चलाकर आपको उसे फटाफट पढ़ते चले जाना है और जो आपको सही लग रहा है वहाँ पर टिक कर लीजिए। इसी तरीके से आप करते चलिए और सीडीपी का पूरा सेक्शन कवर कर लीजिए बिना OMR फिल किए। यानी कि आपको जब एग्ज़ाम मिला, OMR शीट मिली, आपने अपने बस पर्टिकुलर्स भर लेने हैं, जो आपकी रोल नंबर और बाकी सब जो भी है वो सब भर लेना है। लेकिन हाँ, आपको जो ये एग्ज़ाम मिलेगा उसका क्वेश्चन पेपर जो होगा इस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने किया है, उस पर टिक करते हुए चलना है। ये देखिए,
इस तरीके से आप उस पर लाइन अंडरलाइन करते चलिए और वहीं पर मार्क करते हुए चलिए कि ये इसका आंसर मुझे लग रहा है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो उन 2 पर टिक कर लीजिए और एंड में आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से या जो आपको ज़्यादा सटीक लग रहा है उनमें से आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका CDP का पूरा पोर्शन कवर हो जाता है, जिसमें कि मुझे लगता है कि अगर 30 क्वेश्चंस है तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो अगर आप 15 मिनट ले रहे हैं और वो भी कोशिश कीजिए कि आप यानी कि 12-13 मिनट में आप पूरा CDP एक बार फटाफट कवर कर चुके हों, जितने आपको आते हों उतने से आप गो थ्रू हो चुके हों। जिनमें आपको डाउट है उनमें आप एक अच्छा गैस मारें और फिर जो लास्ट के मतलब 12 मिनट के बाद जो 2-3 मिनट बचते हैं उसमें आप अपनी OMR फिल कर लीजिए। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है पेन एंड पेपर एग्ज़ाम में कि आपका एक सेक्शन कवर हो गया है तो आप उसकी OMR साथ साथ फिल करते चलिए, नहीं तो आपकी वो रह जाएगी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो आपको उसे साथ साथ फिल करते हुए चलना है। अगर आपको नहीं आता है तो गैस भी उसी वक्त आपको करते हुए चलना है। और क्योंकि आप पूरे CDP के सेक्शन से गो थ्रू हो चुके हैं तो अब आपको कुछ नया आपके दिमाग में नहीं आएगा। जो आना होता है वो सबकॉन्शियसली उसी वक्त आ चुका होता है। तो ये हो गई आपकी CDP की बात। तो 15 मिनट हमारे जा चुके हैं। अब हम आ गए हैं हमारे सेकंड पोर्शन पर, जो कि है हमारा हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन। देखिए, हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन में ये रहता है कि हिंदी जैसे सबसे पहले आया, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपने पढ़ा, आपको आता है, टिक किया, नहीं आता तो ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, आप उन्हें बार बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको नहीं आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को एक गुड गेस दे करके वहीं पे स्किप कर देना है, उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है और उसमें भी आपको अभी OMR भी फिल करनी है, तो आपको तो 1 मिनट से भी कम टाइम लेना है उसको सोचने के लिए। तो आता है उसी वक्त टिक कर दीजिए, नहीं आता है तो एक गुड गेस मारिए और आगे चलिए। तो 15 क्वेश्चंस आपने हिंदी के गो थ्रू कर लिए, जिसमें कि आपका अनसीन पैसेज भी होगा और उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बाकी जो आपके 12 क्वेश्चंस होंगे या फिर इसी के आसपास जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं बाकी टॉपिक से रिलेटेड वो होते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहता है। तो मैंने कैसे किया था, मैंने इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसके बाद अपना OMR फिल कर लिया इन 15 क्वेश्चंस का। अच्छे से OMR भरना है। अगर आपने कुछ गेस करना है तो उसी वक्त कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश के सेक्शन पर। इंग्लिश का सेक्शन भी सेम उसी तरीके से रहता है, पर हाँ, इसमें जो आपके अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, आपको वहीं से मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके 9 से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो अनसीन पैसेज से रिलेटेड होते हैं और बाकी के 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कुछ और टॉपिक्स से आ जाते हैं, पेडागॉजी से रिलेटेड आ जाते हैं। इंग्लिश की पेडागॉजी, इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, उससे रिलेटेड, और आप वो नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे वहाँ पर बैठ करके। तो हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन इसी तरीके से रहेगा और जैसे हमने हिंदी में किया वैसे ही 15 क्वेश्चंस जब आपके इंग्लिश के हो जाएं उसके बाद आप उसकी OMR फिल कर सकते हैं। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पैसेज पढ़ें तो उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ट्रिक करने के लिए बनाए गए होते हैं, जिनका ज़िक्र 2 बार किया होता है। तो आपको लगता है कि आपका आंसर वहीं स्टार्टिंग में है पर एंड में दिया हुआ होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे पैसेज ज़रूर गो थ्रू करें। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी इंग्लिश तक के लिए। और हाँ, आपने टाइम कितना देना है, देखिए जैसे मैंने बताया 15 मिनट आपके CDP में, उसी तरीके से कोशिश कीजिए कि 15 मिनट आपके हिंदी प्लस इंग्लिश में रहें। हाँ, आपको कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको OMR फिल करते हुए टाइम लग सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि टोटल 30 मिनट्स की जगह हमारे पास 35 मिनट्स थे जो चले गए इन 2 सेक्शंस में, ठीक है। और अब तक हमारे ये देख लीजिए कि 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 90 में हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो अभी सिर्फ 35 मिनट्स हुए हैं और आपके 60 क्वेश्चंस हो गए। ये आपको एक अच्छा बूस्ट देगा, कॉन्फिडेंस देगा, जिससे कि आपका आगे का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसमें आएगी आपके पास एबिलिटी, GK एंड अवेयरनेस। देखिए, ये पोर्शन में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कोई बच्चा जो कि क्वांट्स और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है
जो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे तो नंबर वाइज इसी सीरियल ऑर्डर में चलते चले जाना चाहिए और क्वांट्स से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये मानता है कि उसका इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जीके से स्टार्ट करें। तो जीके के वो 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें कि ज़्यादा समय ना लगे और पढ़े। आंसर आता है तो एक वहाँ पर टिक कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो लोकेशन के हिसाब से उसे आप गेस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हरियाणा में ही रह रहे हैं तो आपके लिए गेस करना ईजी होगा। आप कोशिश कर सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में सोचने की कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए तो कि ये जगह कहाँ पर लाई कर रही है, तो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा हो कि इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये चीज़ हो सकती है, इधर तो हो ही नहीं सकती, कुछ यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं या ऐसा कुछ, तो आप उस पर एक अच्छा गेस दे सकते हैं। पर अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है, यहाँ से नहीं है, जो कि हरियाणा से, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपको उस वक्त अच्छा लगे वो आप गेस कीजिए, और जीके पे इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आता है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए और अच्छा गेस दे दीजिए। तो इन 10 क्वेश्चंस में 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए, और इस तरीके से आपने अपना पोर्शन कवर कर लेना है, ठीक है। तो आपके यहाँ तक हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास 20 मिनट आपने ये जो बचाने की कोशिश की है, ये इसलिए की है कि आप अपना क्वांट्स और रीजनिंग का सेक्शन कर सकें। इसमें भी मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी देना चाहूँगी किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पहला क्वेश्चन हमेशा टफ होता है। वो ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आपको देखने में बड़ा लगे, ऐसा लगे कि मुश्किल है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करनी पड़े, कैलकुलेशन ज़्यादा हो। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अगर नहीं होता है तो आप लकी रह गए हैं, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसा होता है जिसको स्किप करना होता है, जो कि बाद में करने के लिए बना होता है। आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको क्वेश्चंस बीच में ऐसे ऐसे मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे, देखते ही आपके 10 सेकंड के अंदर बन जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपने पहले अटेम्प्ट करना है। उन 20 क्वेश्चंस में से आपने छांटने हैं कि ये क्वेश्चन इजी है, इसे फटाफट कर लिया जाए। और यकीन मानिए कि 12 से 13 क्वेश्चंस 20 में से ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके बहुत जल्दी विदिन 30 सेकेंड्स बन जाएंगे। तो उन्हें कर लिया। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप उसके बाद उसे उठाइए जिसमें आपको लग रहा था कि इसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, हालांकि आपको प्रोसीजर पता है। उन क्वेश्चंस को उठाइए और सॉल्व कीजिए। अब थर्ड कैटेगरी, जो कि आपको बिल्कुल हिंट नहीं है किसी क्वेश्चन का, उन्हें आप एक अच्छा गेस दीजिए, क्योंकि वो आपको आएगा भी नहीं, बाद में भी नहीं आएगा। उन्हें आप उसी टाइम गेस करके और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक और कैटेगरी, ऐसा क्वेश्चन जो आपको प्रोसीजर भी पता है लेकिन फिर भी आप उसका आंसर निकाल रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, यानी आप कुछ गलती कर रहे हैं जो उस वक्त आपको शायद क्लिक नहीं हो रही है माइंड में, उसे मैं कहूँगी कि आप उस वक्त के लिए स्किप कर दीजिए। जी हाँ, उसे आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप टाइम जो मिलेगा उसमें आपको यही क्वेश्चन करने होते हैं जो आपने स्किप किए हैं। तो स्किप मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तक जितने पोर्शंस हुए कॉमन पार्ट में, उसमें कहीं कुछ स्किप नहीं करना है। सिर्फ एक ये जो है पोर्शन, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी क्योंकि बाद में करते करते आपका दिमाग उस क्वेश्चन के बारे में ही बीच में सोच रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड वो आपके चल रहा होता है, और आपको आंसर एंड तक मिलने की बहुत हाई चांसेस होती हैं, क्योंकि एंड में आपके पास प्रेशर कम होता है अगर आप सही टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं तो ये 20 मिनट आपने इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास 1 घंटे के अंदर आपका 90 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका सॉल्व हो चुका होगा कॉमन पार्ट का। और आपके पास अभी 1.5 घंटा बचा होगा अपने सब्जेक्ट को देने के लिए, जो कि एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। और अगर आपके अच्छी कमांड हो जाती है, जिस तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी बताई उस तरीके से आप अगर चलते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके 65 प्लस आराम से बनेंगे, 70 भी बन जाएंगे अगर आप अच्छे से उन्हीं वन शॉट वीडियोस को ही रिवाइज कर लेते हैं, फुल प्लेलिस्ट्स भी नहीं देखते हैं, तो आपके 70 के नज़दीक बन जाएंगे। हाँ, अगर आप पीजीटी ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, पर हाँ चीज़ें वही रहती हैं। और जो मैं लिंक्स दूंगी वो सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं, हर लेवल के एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं। तो ये एक सही स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अब आपका जो बाकी टाइम हो वो आप अपने सब्जेक्ट को दें, और एंड में जो टाइम बचता है वो उस क्वेश्चन को दें जो आपने छोड़ा हो। तो जिन भी बच्चों का एचटेट इस बार क्लियर नहीं हुआ है उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। यूट्यूब पर भरमार है हर चीज़ की, हर एक जो टीचर है वो
अपना पढ़ा रहा है और जा रहा है, लेकिन हमें उनसे पढ़ना है जो कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, जो आपको फ्रूटफुल मिले, आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो, और वो भी कम मेहनत कम समय में। तो उसके लिए आपकी राइट स्ट्रैटेजी होना और सही जगह से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके मैं लिंक्स, और मैं सोच रही हूँ कि आपको एक एक्सेल फाइल बना करके उनके लिंक्स हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर दूँ, या डिस्क्रिप्शन में सीधा उनके चैनल्स आपको बता दूँ जहाँ से मैंने देखे थे। तो यही होप करते हैं कि जिनका एचटेट अभी क्लियर नहीं हुआ था, ही मतलब जल्दी ही नई नोटिफिकेशन आने वाली है, और इस ईयर एंड तक आएगी, जैसा कि चेयरमैन सर की वीडियो भी आई थी। तो आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, और अभी तो टाइम भी है। और जिनके पास टाइम नहीं भी है, वो अगर इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आपको कम टाइम में भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और यही कहूँगी कि बाकी टाइम आप अपने जो आपका सब्जेक्ट है उस पर कमांड बनाने में कीजिए। तब तक इस पोर्शन की ज़्यादा फिक्र ना करते हुए इस स्ट्रैटेजी पर एंड में काम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दी है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट हो कॉमन पार्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, मैंने टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था जो कि क्लियर हुआ है, तो मैं उससे रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड स्पेशली एक अलग वीडियो भी बना दूँगी, उनको भी आप देख सकते हैं। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अपनी मेल आईडी, आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।